नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अंतिम अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता। और आज उसका अंतिम लेक्चर भी है बच्चों, बड़ी खुशी हो रही है। लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 8। आज बड़ी प्रसन्नता होगी। आज चैप्टर भी खत्म, लेक्चर भी खत्म, किताब भी खत्म और कोर्स भी खत्म। तो इस सेशन का हमारी दोनों किताबों का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी लेक्चर के साथ। तो आप जरूर बताइएगा आज कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अपना पूरा कोर्स खत्म हो गया है। ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? तो अपन लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। तो उन आलोचनाएं में 6 आलोचनाएं थी, 3 हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब आज जो 3 बाकी है वो करेंगे। अतिशय हस्तक्षेपकारी, वोट बैंक की राजनीति, एक असंभव परियोजना, ये 3 हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, और आप लोगों के शानदार कवरेज के लिए ही लर्निंग आर्ट्स लेकर के आया है ये शानदार कोर्सेज, जिसमें कक्षा 11 अर्थशास्त्र का है, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का है, कक्षा 11 भूगोल का है। इसमें आपको मिलेगी बच्चों 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप की फैसिलिटी, आपको मिलेंगे शानदार जिंदाबाद वाले हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगी हर क्लास की पीडीएफ जिससे आपको वीडियो को रोक रोक करके लिखना नहीं पड़ेगा। आपको वहां पर मिलेंगे सारे वीडियो जो आप आराम से देख भी सकते हैं, और आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा इस कोर्स से ना चुके, जो जो विषय हैं सबके ले डालो और मजे ही मजे हैं। चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल हो, सब में आपके स्कूल में टॉपर का टैग पक्का लग जाएगा इन कोर्सेज के बाद। ठीक है, और नाम मात्र फीस में है। और लेने के लिए इन 2 नंबरों पे कॉल करें, टीम को बोले सर मैम हमारे कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप ये जो एप्लीकेशन है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल इसी एप्लीकेशन पर हैं। तो ओके, कोई भी बच्चा देरी ना करे और मैं देरी नहीं करूंगा आज के लेक्चर में। अतिशय हस्तक्षेपकारी, तो भैया बच्चों मैं सही बताऊं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज। मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, और आप लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स तो आपका ही है, मेरा तो नहीं। पर है ना, देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे से कोर्स खत्म होने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपका कोर्स कितना हुआ है। आपने टोटल अगर हम ये कहें कि 8 चैप्टर इसके 2023-24 की एनसीईआरटी के हिसाब से माने तो 8 चैप्टर इसके और 10 चैप्टर भारतीय संविधान की किताब के, तो 18 जो चैप्टर हैं, इन 18 में से आपने कितने ईमानदारी से करें, कितने अच्छे से करें, ये महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात और कहता हूं बच्चों, अगर अब भी एग्जाम के लिए आपसे कोई चैप्टर छूट जाए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, 2-3 नंबर कट जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जब भी आपको समय मिले ना बच्चों, तो दोनों किताबों के सारे चैप्टर्स पढ़िएगा, आप जरूर पढ़िएगा। चाहे मेरे वीडियोस देखिएगा, चाहे किसी रिफ्रेशर की किताब से कहीं से पढ़िएगा, पर पढ़िएगा जरूर बच्चों। मैं बड़ा निवेदन करता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़कर। जब भी आप 12th के बाद जब भी आप फ्री रहे जरूर, और कोशिश तो ये करें कि अब भी पढ़ लीजिए 11th में, क्योंकि जो एक बार छूट जाता है वो छूट ही जाता है बेटा। तो अभी 11th में अभी भी काफी टाइम है, 3-4 महीनों में आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, तो पढ़ लो और स्कूल में भी टॉपर ओपर बनो। ठीक है, हमारा नाम वाम रोशन करो, देश का नाम वाम रोशन करो। चलिए तो शुरू करते हैं। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो आलोचना है, उन आलोचनाओं में 6 थी, जिसमें सबसे पहले जो हमने कवर करी वो थी धर्म विरोधी, कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो कैसी है, धर्म विरोधी है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि पश्चिम से आयातित है, पश्चिम आयातित है मतलब पश्चिम से आयात कर रखी है, इंपोर्ट कर रखी है, पश्चिम से आयातित है। तीसरी ये बात कही गई थी अल्पसंख्यकवाद इसमें ज्यादा है, अल्पसंख्यकवाद है इसमें। ओके, ये अब आज हमारे पास 3 जो बाकी है, उसमें जो सबसे पहली है वो है अतिशय हस्तक्षेपकारी। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो कुछ ज्यादा ही इंटरवेन करने वाली है, कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेपकारी है। मतलब कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करती है, बार बार में इंटरवेन करती है कि ये ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो वो तुम गलत कर रहे हो। तो आइए देखते हैं।
चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। तो ये कहते हैं कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता वो उत्पीड़नकारी है, उत्पीड़न कर रही है, और समुदायों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, और हर समुदाय की जो धार्मिक एक आजादी है उसमें कुछ हस्तक्षेप कर रही है, बहुत हद तक ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, कुछ ज्यादा ही इंटरवेन कर रही है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। देखिए, अब ये जो बात कही जा रही है ना कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो हस्तक्षेपकारी है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ये समझ जो है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। बट यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझनी होगी कि जो पश्चिम का मॉडल है जो ये कहता है कि धर्म के बीच में और राज्य के बीच में संबंध विच्छेद होना चाहिए, धर्म अलग है, राज्य अलग है, ये वाला जो संबंध है ना, ये डिफरेंस होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इस वाली चीज को भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार नहीं करा है। कि क्या कहा है कि धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद को, विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने धर्मनिरपेक्षता में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। तो देखो, हमने ये माना है कि साहब धर्म और राज्य के बीच में जो संबंध विच्छेद है वो हो, बट हम इसके साथ साथ किस पे जोड़ देते हैं, इस पे भी जोड़ देते हैं कि हस्तक्षेप भी हो। हमारा इंडिया का मॉडल पूरा यूरोप वाला मॉडल नहीं है जहां पे धर्म और राज्य अलग है, जहां हस्तक्षेप नहीं होगा। हमने हस्तक्षेप को स्वीकार करा है कि हम हस्तक्षेप भी करेंगे, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अतिशय हस्तक्षेपकारी है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अतिशय ही कुछ हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए, अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखती है पर हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है कि साहब हाँ, धर्म की राज्य धर्म से थोड़ा डिस्टेंस भी बना करके रखेगा, पर उसमें ऐसा डिस्टेंस है जहां पर कि हस्तक्षेप, इंटरफेयर करने की गुंजाइश भी उसमें रखी गई है। और हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पे उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं है। देखो, तो मैं आपको एक आसान उदाहरण के साथ बताता हूँ। बच्चों, अब भी आप लोग जिस एज ग्रुप में हो, आप 14-15 साल की में, 16-17 साल की एज ग्रुप में हो, इस दौर में कुछ बड़े बदलाव हमें खुद में देखने को मिलते हैं। हमें हर चीज ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें को भी समझाता है ना, जैसे खास करके हमारे माँ बाप हो गए, हमें कुछ समझा रहा है, हमें लगता है अरे फालतू बात करते हैं, गलत है, ऐसा कोई थोड़ी होता है। मेरी फ्रीडम में बार बार में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, ये भी इनकी मर्जी से करो, कहीं जाओ तो इनसे पूछ के जाओ, आओ तो फोन करूं, ये करूं, वो करूं। तो आपको लगता है अरे यार काय का इंटरफेयर, होना चाहिए माँ बाप का, पर इतना भी इंटरफेयर काय का, ये तो मुझ पर ही अत्याचार से ही करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसा महसूस होता है, पर रियलिटी क्या है? क्या सच में यह है कि माँ बाप आपकी स्वतंत्रता की हनन कर रहे हैं? क्या सच में माँ बाप आपको हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्या सच में माँ बाप आपके लिए बुरा सोचते हैं? क्या सच्चाई है ये? बोले नहीं सर। सच्चाई क्या है कि माँ बाप आपके जीवन में हस्तक्षेप इसलिए करते हैं कि कहीं आपका कल को जीवन खराब ना हो जाए, आप गलत लोगों की संगत में पड़ करके गलत रास्तों पर ना चले जाओ, इसलिए माँ बाप जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। माँ बाप इसलिए हस्तक्षेप करते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल संयमित बेहतरीन जीवन जिए, जिससे कि एक दिन सफल व्यक्ति बने, जिससे इसका भी और हमारे पूरे परिवार का भी नाम हो और इसका जीवन सुधर जाए। तो हो सकता है कि आज आपको उनका बार बार में रोकना टोकना बड़ा हस्तक्षेपकारी लग रहा होगा, उत्पीड़नकारी लग रहा होगा कि साहब उत्पीड़न सा हम पर तो अत्याचार सा हो रहा है, पर वो है नहीं, ऐसी बात यहां पर है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप कर रही है, तो वो उत्पीड़नकारी नहीं है, वो सुधारों के लिए हस्तक्षेप कर रही है। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य सत्ता को समर्थित धार्मिक सुधारों की इजाजत देती है, कि राज्य सत्ता धार्मिक सुधार कर सकती है, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो रिलीजियस रिफॉर्म्स कर सकती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव और उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान माना जाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये आपत्ति तो की ही जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि सरकार जो है, राज्य है, वो बार बार में हस्तक्षेप करता है, बार बार में जो है इंटरफेयर करता है? क्या सच में ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, अब यहाँ पे सवाल दो है, दोनों को समझिएगा। पहला तो वो ये बात कह रहा है कि क्या हमेशा राज्य सरकार के लिए ही शब्द प्रयोग हो रहा है,
तो अगर राज्य या जो सरकार है वो हमेशा ऐसा करती है, तो फिर दूसरा सवाल ये होता है कि विभिन्न धर्मों में निजी कानून है, पर्सनल लॉ है बेटा। आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ में क्या आ जाता है, उनके शादी का तरीका, उनके उत्तराधिकार का तरीका कि साहब हमारे मरने के बाद ये जो संपत्ति होगी, पैसा बंटवारा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, शादी का तरीका, डिवोर्स का तरीका, ये सब कुछ हर धर्म के अलग अलग हैं, तो वो निजी कानून है, पर्सनल लॉ है हर धर्म के। तो बोले जब अगर सरकार हस्तक्षेप ही करती है तो फिर अभी तक इन निजी कानूनों में सुधार क्यों नहीं हुआ, इन निजी कानूनों में, इन पर्सनल लॉ में सुधार होना चाहिए, ये सवाल पूछे गए। भारतीय राज्य के समक्ष ये ही बड़ी दुविधा है। एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देख सकता है। देखिए, अब भारतीय राज्य के समक्ष ये बड़ी दुविधा है, भारतीय सरकार उसके सामने बड़ी दुविधा हो सकती है। एक जो धर्मनिरपेक्षवादी होता है, धर्मनिरपेक्षवादी का मतलब जो सेकुलरिस्ट है, जो सेकुलरिज्म के भावना पे चलता है, जो सभी धर्मों को एक समान मानता है, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकारों को समर्थन करता है, जो धर्मनिरपेक्षवादी है। तो जो धर्मनिरपेक्षवादी है वो तो क्या कह सकते हैं कि जो निजी कानून मिले हुए हैं ना, ये तो संविधान के द्वारा संरक्षित है, संविधान के द्वारा संरक्षित हैं और ये अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष अधिकारों के रूप में देख सकता है। तो धर्मनिरपेक्षवादी जो है वो इस प्रकार से देख सकता है कि जो निजी कानून है ये तो एक प्रकार से इस समुदाय के लिए एक विशेष अधिकार है जो कि संविधान के द्वारा संरक्षित है, उस रूप में देख सकता है। वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते और इसलिए अन्यायपूर्ण भी है। तो देखो, जो धर्मनिरपेक्षवादी है वो एक तरफ से तो ये कह सकता है कि हाँ भैया जो सभी धर्म समान है और सबके अपने अपने निजी कानून है, ठीक है, पर वो विरोध भी कर सकता है इस चीज का। क्यों? क्योंकि देखो, ज्यादातर जो भी धार्मिक निजी कानून है, ज्यादातर वहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है, महिलाओं को इक्वलिटी नहीं है, तो वो इसका विरोध भी कर सकता है कि साहब महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, महिलाओं को इक्वलिटी का दर्जा मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो ये तो अन्यायपूर्ण है, ये तो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, ये तो गलत हो रहा है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं। इन्हें अंतर्धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंतर्धार्मिक वर्चस्व की मिसाल भी। देखिए, अब क्या है, साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जो कानून है धर्मनिरपेक्षता के जो बुनियादी सिद्धांत है उनका तिरस्कार करता है। वह बुनियादी सिद्धांत तो ये कि सभी धर्म के लोग समान है, एक समान है, एक जैसे हैं, तो सबके एक जैसा ही होना चाहिए। और अंतर्धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, की अंतर्धार्मिक एक धर्म का दूसरे धर्म पे कोई वर्चस्व नहीं होगा वो भी, और अंतर्धार्मिक और एक धर्म के अंदर सभी को समानता हो, इसकी भी मिसाल मानी जाए। ऐसे आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो ऐसा जो है जटिल जो है वो थोड़ा सा स्वाभाविक अंग होते हैं, पर हमेशा नहीं, कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे साथ ही बने रहें। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। तो ये जो निजी कानून, जो पर्सनल लॉ की अभी अपन बात कर रहे थे, ये धर्मों में, अलग अलग धर्मों में उनके विवाह का जो नियम है वो, उनके उत्तराधिकार मतलब उनकी संपत्ति, पैसे का बंटवारा कैसे होगा आगे जाकर के, और बाकी जो पारिवारिक मसले होते हैं, जो उनके परिवार के मैटर्स होते हैं, उनको संचालित करने के लिए होता है। जैसे मैं अभी आपको एक बात और बताऊं, एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में इसमें यह कहा जा रहा है कि साहब समान नागरिक संहिता लेकर के आई जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आया जाएगा, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, देश के अंदर रहने वाले सभी लोग का पूरा एक मैरिज का सिस्टम होगा, एक कानून होगा, उसको मानना पड़ेगा। उनका डिवोर्स का एक सिस्टम होगा, उत्तराधिकार का एक सिस्टम होगा, सबका होगा। मतलब ये जो पर्सनल लॉ में अलग अलग है ऐसा नहीं होगा और एक कानून के तहत आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ पर हो रही है। समान नागरिक संहिता, तो अब इसमें एक आ गया कि जब समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो फिर निजी कानून, बोले निजी कानून का मुद्दा एक अलग बात है, पर समान नागरिक संहिता लगा करके हम समान कर देंगे, हर के एक सेम कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर मुद्दा यह आता है कि क्या ये संवैधानिक है? तो बिल्कुल, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता की बात रखी गई है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भविष्य में देश की सरकार बनाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मांग उठती है कभी कभार बीच में सी, कभी कभार उठती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और अब होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे ज़्यादा विस्तार से चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा जब आप यूपीएससी के लेवल पर जाओगे, जब आप पढ़ोगे इनको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसमें क्या क्या बातें आती है, मैं ज़्यादा इतना डीप में भी जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब आगे की बात है।
निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बने रहे। तो जो निजी कानून है ना, उनको इस प्रकार से सुधारा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच भी बराबरी का स्थान रहे, मिसाल बने। मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं वो तो सुरक्षित होने ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो प्राथमिकता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हों। उसके साथ साथ जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो बराबरी है ना, वो भी होना जरूरी है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में बराबरी बनी रहे। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्य सत्ता के जरिए नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती। पर देखो, अब ऐसे सुधार है ना, बलपूर्वक नहीं लाए जा सकते कि जबरन सरकारें लाद दे और बोले नहीं अब तो ये मानने पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। राज्य सत्ता के जरिए भी नहीं ला जा सकते, जो पावर है उसके जरिए भी नहीं ला जा सकते। तो फिर क्या इसका मतलब ये कि राज्य बिल्कुल दूर हो जाए? नहीं। हाँ, बलपूर्वक नहीं ला जा सकते, राज्य सत्ता ताकत से नहीं ला सकता, पर सही समय पर एक बिल्कुल सही विधि के द्वारा ये लाए जा सकते हैं कि समानता जो है ना वो बड़ी आवश्यकता है। पर इसका यह नहीं कि राज्य इनसे अलग हो जाए, राज्य अलग नहीं हो सकता। राज्य का अपना इंपॉर्टेंस है, राज्य है, सरकार है, देखिए शासन है, तो हर व्यक्ति को उम्मीद है कि साहब मेरे साथ गलत नहीं होगा, मेरे साथ के लोग, कोई भी मेरे साथ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार है, शासन व्यवस्था है, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, रूल ऑफ लॉ है। तो राज्य का हस्तक्षेप हर जगह जरूरी है बेटा, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे शैक्षिक व्यवस्था हो, कोई सी भी व्यवस्था हो, हर जगह राज्य का, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा आवश्यक है, बड़ा ही जरूरी है। ये जिसे दर्शाया गया कि ये सब सारे ब्लू हैं, ये एक रेड है, तो ये मेजोरिटी में हो गए, ये माइनॉरिटी में हो गया। राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी। तो राज्य सत्ता क्या कर सकता है कि हर धर्म के अंदर जो उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का जो समर्थन करते हैं, उनकी मददगार की, मतलब जो ऐसे हैं कि जो सुधार चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक रूप को ज्यादा बेहतर मानते हैं, तो ऐसे लोग अगर आवाज उठाएं तो सरकार उनका समर्थन करे। उनके समर्थन के जरिए धीरे धीरे सरकार क्या लेकर करके आए, सुधार लेकर करके आए। चलिए, तो यहां पर हमारा जो अतिशय हस्तक्षेपकारी था वो हो गया है। फिर दूसरा है वोट बैंक की राजनीति। पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है। देखिए, तो पांचवा तर्क यह है कि इस प्रकार से जो धर्मनिरपेक्षता का ये जो मुख्य मुद्दा भारत में है कि अल्पसंख्यकों को इस प्रकार से सुरक्षा मिले, ये ना मिले, ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है और असत्य भी नहीं है। जैसे आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बार बार मांग उठती है, हर पार्टी कहीं ना एक मुख्य मुद्दा बनाती है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये चीज अल्पसंख्यकों के लिए करी जाएगी, ये काम अल्पसंख्यकों के लिए करा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वोट पाने के लिए तो किया ही जाता है। देखो, एक्चुअल में मुद्दा यहाँ पे ये नहीं कि वोट बैंक की राजनीति है तो सही है या गलत है। देखो, जो नेता है ना, उसका तो काम है बेटा वोट मांगना, उसका तो काम है वोट मांगना, वो तो मांगेगा और वो वोट मांगने के लिए कुछ ऑफर्स भी देगा कि साहब हम इस कम्युनिटी के लिए ये करेंगे, इन व्यक्तियों के लिए, जैसे आप देखते हो कि किसानों के लिए हम ऐसा करेंगे, गरीबों के लिए हम ऐसा करेंगे, इस वर्ग के लोगों के लिए हम ये ऐसा करेंगे। तो वो देते हैं, लुभावते हैं तो हैं कि साहब हम देखो, हम हमारी सरकार बन गई तो हम ये करेंगे। तो अब एक्चुअल में क्या कि अगर वोट बैंक में तो नेता तो मांगे गए, पर सच में उस नेता के मांगने के बाद अगर वो सत्ता में आता है और उसके आने के बाद लोगों को फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं। देखो, काम है वो तो वोट मांगेगा, कैसे भी साम दाम दंड भेद, उसको तो वोट चाहिए, उसको सरकार बनानी, शासन में आना है, वो मांगेगा। पर उसके आने के बाद अगर कोई नीति या कोई पॉलिसी आती है और उसका फायदा मिलता है तो ये अच्छी बात है। पर अगर वो उसने मांग लिया वोट और आ गया और कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वो गलत बात है, फिर वो गलत बात है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रथमतः है लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है ये उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। देखिए, तो पहला तो हमें इसको कुछ परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र का अर्थ ही यह है कि जनता का शासन, और जनता का शासन में जनता चुनेगी अपने नेताओं को। तो जनता चुनेगी तो वो वोट डालेगी। अब जब वो वोट डालेगी तो इसका मतलब राजनेता तो चाहिए वोट मांगना है, साहब वोट दीजिएगा, सर वोट दीजिएगा, भाई साहब भाभी जी वोट दीजिएगा। वोट मांगना उनका मुख्य काम है, ये काम है उनका, प्रोफेशन है। आज कोई मुझे बोले कि सर आप पढ़ा रहे हो, तो भाई पढ़ाना ही मेरा काम है, मैं इको पॉलिटी पढ़ाना ही मेरा काम है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही।
तो उसी प्रकार से जो राजनेता है उसका तो वोट मांगना काम है, तो वो तो वोट मांगेगा ही मांगेगा। तो ये वोट मांगना उसका काम है, काम का अंग है। और लोकतांत्रिक जो राजनीति होती है उसमें यही होता है, सब वोट ही मांगते हैं। यहाँ पे तस्वीर जो है मतदान की दिखाई गई है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। तो लोगों के किसी समूह के पीछे लगना कि हाँ साहब इस समूह के वोट अपन को चाहिए, तो उनके पीछे लग जाओ कि हाँ साहब वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। या वोट पाने के खातिर कोई नीति बनाने का वादा करना कि देखो साहब आप लोगों ने अगर हमें वोट दिया और हम जीत गए तो हम ये काम कर देंगे। तो वोट पाने के लिए नीति बनाना, किसी समुदाय का समर्थन पाना, इसमें आप नेताओं को दोष देते हो तो आप बड़े गलत हो। इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि नेता तो अपना काम कर रहा है, वो तो वोट मांग रहा है। वोट मांगने के लिए आपने कक्षा 10 में पढ़ा है राजनीतिक दल का पूरा चैप्टर कि भैया वो अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाएंगे जनता को, अलग अलग नीतियां कार्यक्रम रखेंगे और फिर जनता से वोट मांगेंगे। ठीक है, मांगेंगे, वो तो उसमें उनका काम है। असली सवाल तो यह है कि वे ठीक ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं। पर असली सवाल तो यह है कि वो वोट किस मकसद से पाना चाहते हैं। सच में जिस समुदाय से वादा करा उस समुदाय के लिए काम करने के लिए पाना चाहते हैं, या सिर्फ एक बार वोट पाकर करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पाना चाहते हैं। सवाल जरूरी होता है, सवाल एक सही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूह का भी हित है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह के द्वारा बनाए हुई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। देखिए, अब अगर इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है, उन्हीं का किसका, जो नेता है उसका, और या विचाराधीन समूह जिस समूह की हम बात कर रहे हैं उसका भी हित है, तो सवाल इस पर निर्भर करता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नेताजी का ही फायदा है या जिस समूह के लिए नीति बन रही है उसका भी फायदा है। यदि कोई नेता राजनेता वोट पाने के लिए समूह उसके द्वारा बनाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ है, मतलब अब राजनेता ने बोला है हम ऐसा ऐसा कर देंगे और वो कोई नीति बनी या नहीं बनी और उसका फायदा नहीं मिला उस समूह को, तो फिर तो भैया राजनेता दोषी है। फिर तो राजनेता दोषी है कि हाँ भैया राजनेता बोल के गया था मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, पर वो करा ही नहीं, तो फिर तो राजनेता की गलती। भैया आप वोट मांग करके गए थे और आपने वोट मांगने के बाद ये काम किया ही नहीं। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत करती है। और अगर कोई अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले जो धर्मनिरपेक्ष राजनेता है अगर उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ हो जाते हैं तो यह धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी और अल्पसंख्यक के जो हित है उनकी हिफाजत भी होगी। मतलब अगर कोई भी नेता किसी समूह के इच्छाओं को पूर्ण कर देता है तो फिर वहां नेताजी ठीक है, नेताजी गलत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूह के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा। अब इसने सवाल पूछा है एक और कि अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण, मतलब एक समूह को कहा कि हम आपका कल्याण करेंगे, पर वो किसी दूसरे की कीमत पे, मतलब किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा कर करके या उसको जो मिलना चाहिए तो उसकी जगह पे करता है, तो फिर करना चाहेगा तो क्या होगा। यदि ये धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा। और ये जो धर्मनिरपेक्ष राजनेता है वो बहुसंख्यक समुदाय जो है उनके हितों को नुकसान पहुंचाएगा तब क्या होगा। तब एक नया अन्याय पैदा होगा। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। तब एक नया अन्याय पैदा होगा। देखो, हमारा मकसद समानता का है। हमारा मकसद यह है बच्चों कि अगर एक व्यक्ति है ना यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है, हमारा मकसद इसको पीछे खींचने का नहीं है, हमारा मकसद इसको आगे ले जाने का है। और अगर हम ये कर रहे हैं कि साहब ये यहाँ पे है और हम इसको पीछे ला रहे हैं तो फिर ये तो इस व्यक्ति के साथ अन्याय है, इस समुदाय के साथ अन्याय है। ओके, एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण ताकि आप दावा कर सके कि पूरा राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। ओके, अगर खूब सोचे तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपको एग्जांपल्स नहीं देखने को मिलेंगे। संक्षेप में, वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। ठीक है, तो मतलब अपने देश में जो भी हुआ है तो सभी को फायदे के लिए हुआ, किसी एक वर्ग के फायदे के चक्कर में दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं हुआ है। वोट बैंक की राजनीति तो वह गलत है जो अन्याय को जन्म देते हैं। महज ये तथ्य है कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। तो वोट मांगना किसी पक्ष में कष्टकारक नहीं होना चाहिए। और बाकी देखिए, सभी दल यही करते हैं। हर दल गरीबों को भी कहता है कि साहब आप हमें वोट दीजिएगा, हम ऐसा करेंगे। किसानों को भी कहता है, दलित पिछड़ी जाति के लोगों को भी कहता है, स्वर्ण जाति के लोगों को भी कहते हैं,
बहुसंख्यक समुदाय है उनको भी, अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, तो हर दल से ही वोट मांगे जा रहे हैं जिससे कि भैया हम राजनीति में आ सके और सभी का डेवलपमेंट, सभी का भला काम कर सके। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, एक असंभव परियोजना। अंतिम उन्मादपूर्ण आलोचना यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती, क्योंकि ये बहुत कुछ करना चाहती है, ये ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। तो लास्ट और फाइनल जो आलोचना वो ये है कि भैया चल ही नहीं सकती धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल ही नहीं। बोले क्यों नहीं चल सकती? बोले ये एक ऐसी समस्या का अपन हल ढूंढना चाहते हैं जिसका समाधान है ही नहीं। बोले क्यों हम इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कर रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता, ये चल ही नहीं सकती। ये समस्या क्या है? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। तो जिनके बीच में गहरे धार्मिक मतभेद होते हैं वो कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते, ये समस्या है। हमारे अनुभव बताते हैं कि ये दावा गलत है, ठीक है। तो हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है कि ये जो दावा करा गया है कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले जो लोग हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, ये दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। तो भारतीय सभ्यता का जो इतिहास है, जो आज का नहीं बहुत पुराना है, वो ये दिखाता है कि साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यतर भी ऐसा हुआ है। ओटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है, लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में ही संभव हुआ है। तो आप भारत में तो देखते हैं, बाकी ओटोमन साम्राज्य में भी इसका उदाहरण माना जाता है। अब आलोचक ये कह सकते हैं कि जो सह अस्तित्व है, को एक्जिस्टेंस है, जो एक साथ रहने का है, वो असमानता की स्थितियों में ही संभव है। जब असमान हो तभी उन्हीं स्थितियों में संभव होता है। श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता था। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। तो अब उनका ऐसा मानना है कि अब समानता जो है वो लगातार एक प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। तो अब ऑलमोस्ट सभी समान होते जा रहे हैं, इक्वल होते जा रहे हैं। तो इक्वल होते जा रहे हैं तो उसमें देखो असमान होता है तो ठीक है, एक रहता है कि हाँ साहब हम असमान हैं, पर जब इक्वलिटी के मुद्दे पर आ जाता है तो थोड़ा सा फिर कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होना थोड़ा सा शुरू हो जाता है कि हाँ साहब ऐसा ऐसा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बात बताऊं आपको छोटी सी। जैसे जब अपन छोटे रहते हैं ना, 5 साल 6 साल तक, जब अपन को पापा या मम्मी एक बार धमकाते थे ना, चुप चुप, कुछ ही नहीं बोलेंगे, फिर चुप हो गए। पापा मम्मी ने कुछ बोल दिया, बस चुप हो, फिर नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता है पापा बड़े हैं, अपन अपना गलत बात कर। टीचर ने चुप हो गए। पर फिर हम बड़े होते हैं, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 18 साल। फिर पापा ने बोला नहीं बेटा ये बात गलत है। कैसे गलत है पापा, आप ये समझ नहीं रहे, ये चीज आज के समय में कैसे गलत हो सकता है, ये वो लाना फलाना। हम क्या करने लगे? आर्ग्यूमेंट। क्योंकि अब अपन को क्या लगा रहा है, अपन तो बड़े हो गए, अपन भी बड़े, पापा भी बड़े, तो बड़े हो गए, समानता आ गई, अब तो बात कर सकते हैं, लेवल टू लेवल है। टीचर से आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, नहीं मैम सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये वो लाना फलाना ढीम का, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्या है? समानता आ गई तो लग रहा है कि साहब अब बराबर आ गए, अब अपन को किसी का डर नहीं। तो वो यहां पर बात करी गई कि सांस्कृतिक मूल्य समानता बनती जा रही है। इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है, एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। तो एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, बल्कि भारतीय ये जो धर्मनिरपेक्षता वो भविष्य की जो दुनिया उसका प्रतिबिंब है, एक उसका आईना पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि साहब ऐसा भविष्य होगा जैसा हम भारत में दिखा रहे हैं कि सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रह रहे हैं। भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाह और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्कों में आप्रवास कर रहे हैं। तो देखिए जो भारत ने महान प्रयोग किया है और इसको पूरी दुनिया बड़ी पैनी निगाहों से देख भी रही है और चाव से, इंटरेस्ट के साथ भी देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्कों में आप्रवास कर रहे हैं। मतलब कभी किसी समय में किसी देश को गुलाम बनाया था इन यूरोप के देशों में, आज उन्हीं देशों के लोग वहां यूरोप में जा करके रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो संस्कृति का मिक्सचर हो ही रहा है। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि लोगों का एक स्थान से आना जाना, कल्चर अब मिक्स सा हो चुका है। वहां भी लोग रह रहे हैं, इंडियन रह रहे हैं, वहां दूसरे देशों के लोग रह ही रहे। यूरोप और अमेरिका तथा पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा मध्य दिखने लगे हैं। तो अब यूरोप और अमेरिका में भी धर्म और संस्कृति की विविधता के हिसाब से देखो तो वो भी कहीं ना कहीं भारत जैसे दिखने लगे हैं। ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। तो ये जो समाज है, तो भारत ने जो प्रयोग करा है उसका भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ये वैश्वीकरण से जुड़ी हुई एक तस्वीर आप लोगों को दिखाई थी।
और बच्चों ये आप लोगों के लिए कोर्सेज हैं जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ क्लासेस की और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके होंगे। इनको लेने के लिए इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये आपका अपना एप्लीकेशन है लर्न एंड आर्ट्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और आज अपना चैप्टर कोर्स किताब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सभी अपनी तैयारियां बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड आर्ट्स को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और जिससे आपको सभी नई जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।